हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। अगला टॉपिक बच्चों हम लोग को दिया गया है पूर्णांकों के गुणधर्म। हम देखेंगे कि पूर्णांकों के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला गुण क्या है? संवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए दो पूर्णांक दिए गए हों ओ और बी, दो पूर्णांक पूर्णांक ए और बी के लिए ठीक। देखिए पहला नंबर हम लेते हैं योग के लिए। ठीक, हम दो पूर्णांकों को योग करके देखते हैं क्या आता है। जैसे देखिए दो पूर्णांक हैं ए और बी, ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है। देखिए कैसे, ए और बी कोई संख्या लीजिए। ठीक, ए का मान लीजिए हमने 2 ले लिया और बी का मान क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 3 कितना होता है? 5 होता है, बराबर कितना होगा? 5, जो कि एक क्या है? पूर्णांक है। यदि ए एक पूर्णांक है, दो, देखिए यहाँ पे 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों के लिए योग संवृत्त होता है। अब घटाना में हम लोग देखते हैं कि घटाना में होता है नहीं। दूसरा नंबर व्यकलन अर्थात घटाना के लिए। ठीक, ए और बी दो पूर्णांक हैं, तो ए में बी को आप घटाइए तो देखिए क्या आता है। ए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 3 ले लिया, या फिर 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान हमने क्या लिया? 2, बी का मान क्या लिया? 3। दोनों को घटाइए, क्या आता है? जैसे देखिए हमने अभी पढ़ा था कि एक संख्या प्लस में हो, दो क्या है? प्लस में है। एक संख्या माइनस में हो तब हम क्या करते हैं? घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या, 3 में 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। और चिन्ह किसका लिखेंगे? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 3 है, 3 का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए क्या आएगा? -1 आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2 एक पूर्णांक है, -3 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो दो पूर्णांकों को घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो हम लिख देंगे कि दो पूर्णांकों के लिए व्यकलन क्या है? संवृत्त होता है। तो a माइनस बी भी एक पूर्णांक है, अर्थात दो पूर्णांकों को घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तीसरा नंबर देखिए, यही चीज हम गुणन के लिए देखते हैं। गुणन के लिए ए गुणे बी बराबर क्या प्राप्त होता है? ठीक, ए मान लीजिए ए का मान 2, बी का मान 3। जहाँ ए क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, बी क्या है? 3 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो इन दोनों का गुणनफल देखिए क्या आएगा? 3 दूना 6, जो कि एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो हम लिख देंगे कि दो पूर्णांकों के लिए गुणन भी एक पूर्णांक संख्या होती है। एक पूर्णांक है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दिया है। चौथा नंबर भाग के लिए चेक करते हैं। भाग के लिए ठीक, ए भागे बी। तो आप ए का मान ले लीजिए, ए का कोई भी मान हमने जैसे 4 ले लिया, और बी का मान ले लीजिए 2। 4 में 2 का भाग करेंगे, भाग का मतलब होता है बटे, इसका मतलब हुआ 4/2। तो हम ऊपर नीचे काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आया? 2/1 अर्थात 2। 4 में 2 का भाग करने पर क्या आता है? 2। तो यहाँ पे देखिए 4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, और 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल भी एक पूर्णांक संख्या होती है। ये तो सत्य है, लेकिन यहाँ पे यह तभी होगा जब बटे में 0 न हो।
यदि हम बटे में 0 ले लेते हैं, जैसे 4 भागे हम 0 ले लेते हैं, 4 भागे 0, तब क्या होगा 4 बटे 0। और बटे में यदि कोई संख्या 0, अगर बटे में 0 हो तो उसका मान क्या होता है, अनंत। इसको कोई भी अगर ऊपर में कोई संख्या दी गई हो और बटे में 0 हो तो इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। इसका कोई परिभाषा ही नहीं है। इसको आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो बनाएंगे, उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a भागे b भी एक पूर्णांक तभी होगा, सिर्फ तभी होगा जब नीचे वाला 0 न हो। सिर्फ तभी जब b बराबर 0 न हो, b बराबर 0 नहीं हो। ठीक, देखिए, तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों का भाग एक पूर्णांक संख्या तभी होगी जब नीचे वाली संख्या, हर वाली संख्या अर्थात भाग देने वाली संख्या 0 न हो। अगर 0 होगी तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, तब यह नियम, यह समृद्ध गुण फॉलो उसमें नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट गुणधर्म क्या है देखेंगे हम लोग। अब देखिए अगला हम लोग को गुणधर्म क्या दिया गया है, क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रम, एक शब्द क्या है, क्रम। ठीक, तो हम लोग चेक करेंगे 2a और जब a और b दो पूर्णांक हो, दो पूर्णांकों के लिए। ठीक, हम लोग चेक करेंगे। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं किसके, योग के लिए। योग के लिए देखिए a और b को आप जोड़िए, a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है या नहीं होता है। ठीक, तो देखिए a का मान कोई संख्या ले लीजिए, a का मान जैसे हमने क्या लिया है 2, और b का मान कोई संख्या ले लीजिए 3। 2 3 को हम जोड़ेंगे कितना होगा, 5। और b का मान हमने क्या लिया था, 3 लिया था। a का मान क्या लिया था, 2। 2 3 को जोड़िए 5। ये देखिए दोनों पक्ष के आगे बराबर आ गए। इसका मतलब कि दो पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय होता है। अर्थात दो पूर्णांक दिए गए हो तो हम उसे किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए a में b को जोड़े या फिर b में a को जोड़े, मेरा बात वही है, हमारा उत्तर सेम आएगा। इसी तरह से घटाने के लिए देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय होता है। यहाँ पे लिख देंगे पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है। ठीक, अब आगे हम घटाना के लिए देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्या है, व्यकलन। व्यकलन के लिए चेक करते हैं, दो संख्याएं a माइनस बी बराबर b माइनस a होता है या फिर नहीं होता है। जैसे a का मान हमने 4 ले लिया, b का मान क्या ले लिए हम 2, तो 4 में 2 घटाइए क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए b का मान हमने क्या लिया है 2, a का मान क्या लिया है 4, तो 2 में 4 घटाइए तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो देखिए 2 और -2 ये दोनों बराबर हैं क्या, बराबर नहीं है। अर्थात a माइनस बी
बराबर b माइनस ए हम नहीं लिख सकते हैं। इनके दो पूर्णांकों को घटाने पर यदि उनका क्रम बदल दिया जाए तो हमारा उत्तर समान नहीं आता है। दो पूर्णांकों को घटाने के लिए उनके क्रम को हम नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह पूर्णांकों के बेकलन क्रम विनिमय नहीं होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम कट का चिन्ह लगा दिए। इसका मतलब यह नियम फॉलो इसमें नहीं होता है। बेकलन के लिए क्रम विनिमय गुण फॉलो नहीं होता है। अब अगला देखते हैं क्या दिया गया है, तीसरा। अब गुणन के लिए हम लोग चेक करेंगे। गुणन के लिए जैसे a गुणे b बराबर हम देखते हैं कि b गुणे a होता है कि नहीं होता है। ठीक, जैसे a का मान लीजिए 2 है, b का मान है 3, तो 2 का 3 में गुणा कीजिए, 2 3 कितना हुआ 6। अब इसी को आप क्रम बदल दीजिए, 3 गुणे 2 कीजिए, b का मान 3, a का मान 2, तो 3 दूना कितना हुआ 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या आ गया, मेरा बराबर आ गया। 2 में हम 3 का गुणा करें या 3 में 2 का गुणा करें, हमारा उत्तर सेम आता है। इसी तरह से बड़ी संख्या भी लेके आप चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। पूर्णांकों के लिए गुणन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये सत्य है। इसमें फॉलो, गुणन में फॉलो होता है। अब भाग के लिए हम चेक करते हैं। चौथा भाग के लिए हम लोग देखेंगे क्या होता है। भाग के लिए ठीक, a भागे b बराबर b भागे a होता है कि नहीं होता है, हम लोग चेक करेंगे। तो a का मान लीजिए 4 है और b का मान क्या है 2। तो 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 आएगा। इसी तरह से b का मान हमने 2 लिया है, a का मान 4 लिया है, तो इसको भाग कीजिए। तो भाग का मतलब होता है 2/4। अब यहाँ पे काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो इसका मान देखिए क्या आया, इसका मान ये हो गया 4/2। तो काटेंगे तो यहाँ से आया 2, तो इसका मान देखिए 2 आया है, लेकिन इसका मान क्या है 1/2 आया है। तो दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों के भाग के लिए क्रम विनिमय गुण फॉलो नहीं होता है। इसके लिए क्या हो, असत्य। अर्थात यहाँ पे क्या हमें मिला कि योग में काम करता है क्रम विनिमय गुण और गुणन के लिए काम करता है। अर्थात दो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, लेकिन उनका क्रम बदलकर घटाना नहीं कर सकते और भाग नहीं कर सकते। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है हम लोगों को। देखिए बच्चों, अगली प्रॉपर्टी हम लोग को क्या दी गई है, अगला गुणधर्म दिया गया है साहचर्य गुण। तो हम लोग देखेंगे साहचर्य गुण पूर्णांकों के लिए किस किस योग के लिए, बेकलन के लिए किस में लागू होता है और किस में लागू नहीं होता है। तो हम लिखेंगे तीन पूर्णांक ए, बी और सी के लिए। ठीक, तीन पूर्णांक लेके हम लोग चेक करते हैं। पहला नंबर, पहला हम ले लेते हैं योग। तीन पूर्णांक हम लेते हैं, जैसे तीन पूर्णांकों का हम योगफल ज्ञात करते हैं, जोड़ a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए साहचर्य गुण क्या होता है, साह मतलब क्या होता है, साथी। इसको हम मान लेंगे साथी। अर्थात साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है कि जब तीन पूर्णांक दिए गए हों तो उन पूर्णांकों में से किन्हीं भी दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़कर तीसरे पूर्णांक में हम जोड़ सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पे a और b को पहले जोड़ेंगे, इसके बाद c को जोड़ेंगे।
ए का मान लीजिए 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है। अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए क्या जोड़ेंगे, पहले ए और बी को एक साथ, तो ए बी को एक साथ जोड़ेंगे कितना होगा, 2 3 कितना होगा 5। अब 5 में 4 जोड़िए तो 5 4 कितना हुआ 9। इसी तरह से हमने ए बी को साथ में लिया है, अब क्या लेंगे, बी सी को साथ में लेके देखते हैं। ए का मान क्या है 2, बी का 3 लिया है, सी का मान हमने 4 लिया है। अब हम बी और सी को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा, 2 + 3 4 कितना होगा 7, 7 2 कितना हुआ 9। ये देखिए 9 दोनों तरफ मेरा 9 आ गया, 9 बराबर 9। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 पूर्णांक जब दिए गए हों तो उन 3 पूर्णांकों में किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को एक साथ लेके तीसरे पूर्णांक में हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए और सी को भी हम एक साथ ले सकते हैं। ए और सी को एक साथ लीजिए, फिर बी में जोड़िए। तो ए का मान हमने क्या लिया है 2 और सी का मान 4 लिया है, तो 4 2 कितना हुआ 6। 6 में बी को जोड़िए, बी का मान क्या है 3 है, तो बी को जोड़ेंगे कितना होगा 9। ये देखिए मेरा 9 बराबर आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 3 पूर्णांकों को जोड़ना होगा तो किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को एक साथ जोड़ के तीसरे पूर्णांक में हम जोड़ सकते हैं। अर्थात 3 पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य होता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम सभी का चिन्ह लगा दिए। अर्थात यह गुण साहचर्य में फॉलो होता है। इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यही चीज़ हम दूसरा व्यकलन के लिए देखते हैं। व्यकलन के लिए 3 संख्याएं हमें दी गई हों, इनको आपस में घटाया गया है, a - b - c, a - b - c। तो पहले इन दोनों को माइनस कीजिए, इसके बाद इन दोनों को माइनस करके देखिए। तो a का मान हमने 2 ले लिया, a का मान 4 ले लीजिए, b का 2 ले लीजिए और c का 1 लीजिए। ठीक, अब देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, 2 में 1, फिर 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इधर देखिए a का हमने 4 लिया है, b का 2 लिया है, c का 1 लिया है। अब इनको देखिए, पहले हम क्या करेंगे, b c को हल करेंगे। 2 में 1 घटाएंगे क्या आएगा 1, ये क्या है 4 - 1 आ गया। 4 में 1 घटाएंगे 3। अब देखिए ये क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यहाँ इधर 1 आया है, इधर 3 आया है। अर्थात ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह गुण व्यकलन के लिए फॉलो नहीं होता है। जब 3 पूर्णांक हमें दिए गए हों तो उनको हम किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को एक साथ लेके तीसरे पूर्णांक में घटा नहीं सकते हैं। इसी तरह से आप गुणा के लिए चेक कीजिए। तीसरा नंबर गुणन a गुणे b गुणे c। ठीक, तो a b का पहले गुणा कीजिए और इसके बाद a गुणे b गुणे c हम लिख लेते हैं, b c का गुणा करेंगे। तो a का मान 2, b का 3 और इसका 4। ठीक, अब देखिए पहले a b को गुणा कर दीजिए, तो 2 3 कितना हुआ 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 आएगा। इधर देखिए a का मान हम 2 लेंगे, b का 3, c का 4। तो पहले b c को गुणा कीजिए, तो कितना होगा 3 चौक 12 और ये फिर 12 का गुणा a में कीजिए, तो 12 दूना कितना है 24। ये देखिए दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणन के लिए पूर्णांकों के लिए गुणन क्या होता है, साहचर्य होता है। गुणन के लिए साहचर्य नियम लागू होता है। ठीक, तो हमने देखा योग में लगता है, गुणन में लगता है, व्यकलन में नहीं लगता है। अब हम भाग में एक चेक करते हैं। चौथा नंबर भाग के लिए, या इसको बोलेंगे विभाजन के लिए। ठीक, a भागे b भागे c। तो a और b का भाग कीजिएगा, फिर c का c में करेंगे। इसी तरह से a भागे b भागे c, पहले a b का भाग कीजिए, फिर c में भाग कीजिए। यहाँ पे पहले b c में भाग कीजिए, फिर a का कीजिए। तो आप इसको संख्या लेके हल कर सकते हैं, चेक करेंगे, देखिएगा दोनों पक्ष बराबर हमारा नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, साहचर्य गुण नहीं फॉलो होगा, नहीं लगेगा। तो हम
हमने यहाँ से क्या सीखा कि यदि 3 पूर्णांक दिए गए हों तो उनको हम किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को एक साथ लेके जोड़ के तीसरे पूर्णांक में जोड़ सकते हैं, और यही क्रिया हम गुणा में कर सकते हैं, लेकिन व्यकलन और भाग में नहीं कर सकते। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों हम लोग को क्या दिया है, वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हमने ले लिया पहला नंबर, कोई हमें इस रूप में संख्या व्यंजक दिया गया है a गुणे b प्लस c। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, मेरा a का गुणा, देखिए ब्रैकेट ओपन जब होगा तो a का गुणा b में होगा और a का गुणा c में होगा, अर्थात यहाँ पे कोष्टक लगा है, मीन्स a का गुणा इन दोनों संख्याओं में है। तो a का जब कोष्टक खुलेगा तो a का गुणा b में होगा और a का गुणा c में होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का गुणा जब b में होगा तो क्या होगा, a गुणे b। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, a का गुणा c में करेंगे तो क्या होगा, a गुणे c। ठीक, या यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह हो या यही चीज a गुणे b माइनस सी हो, अगर माइनस का चिन्ह हो तो क्या होगा, इसमें भी a का गुणा b में होगा, फिर a का गुणा c में होगा। तो a का गुणा b में करेंगे तो क्या होगा, a गुणे b, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, a का गुणा c में करेंगे तो क्या होगा, a गुणे c। ठीक, तो देखिए बच्चों इस गुण का प्रयोग करके हम अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमें 75 गुणे 101 करना हो, 75 में 101 का गुणा करना हो, तब क्या होगा, हम गुणा करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा। तो इजी वे इसका प्रयोग करके देखिए हम आसानी से कर सकते हैं। 75 गुणे 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 75 का गुणा 100 में कीजिए, 75 का गुणा 1 में कीजिए। तो 75 का गुणा 100 में हम करेंगे तो क्या आएगा, 7500 आएगा, 75 और डबल जीरो प्लस 75 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 75 एकम 75। अब देखिए 7500 और 75 को जोड़ दीजिए, तो इकाई अंक को जोड़ेंगे 5 0 5 आएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब ये 5 उतर जाएगा, ये 7 उतर जाएगा। ये देखिए ये हमारा आ गया 7575, आंसर आ गया। कितना आसानी से आ गया। वैसे हमें 101 का गुणा 75 में हम करते तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5, फिर 7 एकम 7 0 7 एकम 7 0, ये 7 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 5 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 7 आएगा। ये देखिए 5 है, ये 5 है, 5 आएगा यहाँ पे जोड़ने पर। तो इस तरह से देखिए मेरा उत्तर 75 75 यहाँ भी आया, 75 75 यहाँ पे आया। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया तो हम फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए 75 का गुणा 100 में करेंगे डायरेक्ट 7500, फिर 75 में क्या करेंगे 75, 7500 में 75 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 7575 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से इस गुण धर्म का प्रयोग करके अपने कैलकुलेशन को आगे हम लोग आसान बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस पे आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे आगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला बच्चों टॉपिक हम लोग को क्या दिया गया है, योज्य तत्समक, ये रिलेटिव आइडेंटिटी। तो योज्य तत्समक हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई संख्या आप लीजिए, कोई संख्या किसी भी संख्या में 0 आप जोड़िए। जैसे हमने ले लिया 5, 5 में 0 आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। इसी तरह से -5 लीजिए, -5 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। 0 में यदि आप 15 जोड़िए तो क्या आएगा, मेरा 15 आएगा। 0 में यदि हम -17 घटाते हैं तो क्या आएगा, -17 आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या मूल संख्या है, 0 का कोई प्रभाव, 0 यदि हम जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ -5 है,
तो यहाँ पे भी -5 आया। यहाँ 15 है तो यहाँ 15 आया। यहाँ -17 है तो यहाँ पे देखिए -17 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक संख्या में 0 जोड़ने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। तो इसी कारण से बच्चों, इसी कारण से शून्य को पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। हम लिख सकते हैं इसी कारण से शून्य को हम पूर्णांक संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, एक 0 होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया गया कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, तो हम लोग क्या उत्तर लिखेंगे, 0। ठीक, क्योंकि किसी भी पूर्णांक संख्या में 0 जोड़ने पर या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से बच्चों आप लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 5 में हमने 0 घटा दिया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। लेकिन यह केवल हम केवल जोड़ और घटाने में कर सकते हैं। और गुणा में चेक कीजिए, जैसे कोई भी संख्या में आप 0 का गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा, तब मान 0 पंचे 0, 0 आ जाएगा। इसी तरह से -5 में यदि 0 का गुणा कीजिए तो 0 हो जाएगा। और 0 का भाग करके देखिए, भाग किसी भी संख्या में 5 में हमने 0 का भाग किया, 5/0, भाग का मतलब होता है बटा, तब इसका मान क्या होगा, ये परिभाषित है ही नहीं, इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, अनंत, कोई परिभाषा नहीं। अर्थात किसी भी संख्या में हम 0 का भाग नहीं दे सकते हैं, और किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन गुणा और भाग नहीं कर सकते। गुणा और भाग करेंगे तो उनके मान में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जोड़ और घटाना करने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए बच्चों, हम लोग को क्या टॉपिक दिया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग देखेंगे आज कि पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई एक पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 5 ले लिया, 5 का गुणा 1 में कीजिए तो क्या होगा, 5 एकम 5। 7 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। -15 का गुणा 1 में कीजिए, क्या आएगा, -15 एकम -15। और 1 का गुणा यदि आप 2 में कीजिए तो 1 दूना 2। 1 का गुणा -7 में कीजिए तो क्या आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 7 एकम 7। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 5 में हमने 1 का गुणा किया तो देखिए 5 का गुणा किया तो 5 ही आया। 7 का गुणा 1 में किया तो 7 ही आया। -15 का गुणा 1 में किया तो -15 ही आया। यहाँ पे 2 है तो 2 ही आया। -7 है तो -7 ही आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसी कारण देखिए बच्चों, इसी कारण हम दिखते हैं, इसी कारण एक को हम पूर्णांक संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछ दिया गया कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या संख्या होती है, किस संख्या को बोलते हैं, तो एक को गुणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में 1 का जब गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। इस कारण से 1 को सभी पूर्णांक संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको
कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।